31 जुलाई 2023 रात को करीब 8 बजे का वक्त होता है। दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन पर एक लेडीज़ कांस्टेबल होती है जो वहां पर तैनात होती है। अपनी साथी कांस्टेबल से कहती है कि दीदी, क्या आप मेरी जगह पर 5 मिनट के लिए खड़ी हो सकती हो? मुझे बस थोड़ा सा काम है, बस मैं यूँ गई और यूँ वापस आ जाती हूँ। वो महिला भी उससे कहती है कि ठीक है, तुम चली जाओ, कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हारी जगह पर खड़ी हो जाती हूँ। और वो महिला मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलती है, बाहर सामने एक सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी होती है जिसमें एक कांस्टेबल उसकी ड्राइवर सीट पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति की एंट्री होती है। उस व्यक्ति को उस गाड़ी के अंदर बैठाया जाता है और बात ही बातों में इतना तगड़ा झगड़ा बन जाता है। जो महिला कांस्टेबल होती है उस व्यक्ति के गले को दबाने लगती है और तब तक दबा कर रखती है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। और जो कांस्टेबल उस ड्राइवर सीट पर बैठा होता है वो उस व्यक्ति के पैरों को पकड़ने लगता है। उसके बाद उसे मारकर अगली सीट पर बैठा दिया जाता है और वहाँ से वो ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है। यानी कि कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल मिलकर एक व्यक्ति को सरेआम एक गाड़ी के अंदर मार डालते हैं और फिर उसे अगली सीट पर इस तरह से बैठा दिया जाता है जैसे कि वो जिंदा है और सो रहा है। वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है और ये महिला वापस अपनी स्थान पर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर कहने लगती है कि दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा काम हो गया है। उसके बाद ये अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर देती है। लेकिन क्राइम करने वाला कितना भी शातिर हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। यहाँ पर इन्होंने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी और जिस गलती की वजह से ये दोनों के दोनों फंस जाते हैं। और पुलिस जब इनको अपने गिरफ्त में लेती है, इनसे पूछताछ करती है, तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे आप भी सुनोगे तो एक बार के लिए दंग हो जाओगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है भरतपुर और इसी का एक खो थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है नरेना गांव। ये नरेना गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर संजय जाट नाम का एक लड़का रहता है। उसके 2 छोटे भाई होते हैं, एक का नाम अजय और दूसरे का नाम भवानी होता है। ये खेती बाड़ी का काम किया करते हैं। अब संजय की सगाई हो जाती है और जिस लड़की से सगाई होती है उसका नाम पूनम जाट होता है। मथुरा के रायपुर की रहने वाली होती है। अब सगाई होने के बाद जब घर वाले देखते हैं कि इस घर में 2 लड़के और हैं और उनके पास भी 2 लड़कियां और हैं, यानी कि 3 उनके पास लड़कियां होती हैं और 3 ये लड़के होते हैं, फिर तीनों की सगाई कर दी जाती है और 2010 में इन तीनों लड़कों की शादी हो जाती है। 3 दुल्हन घर में आ जाती हैं। बड़े ही खुशी का माहौल होता है जब पूनम जाट अपने घर में आती है और पहली रात को अपने पति संजय जाट से बातचीत करती है। तो बातचीत में वो यही कहती है कि आप कितने पढ़े लिखे हो? तो संजय कहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस मैं अपनी खेती कार्य को आराम से संभाल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो पूनम जाट होती है वो अपने पति से कहती है कि मैं 9वीं पास हूँ और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? इस पर संजय जाट कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर परिवार में हर तरह की मौज है। और फिर इसका दाखिला करा दिया जाता है और फिर ये पढ़ने लगती है। 2013 में ये 12वीं क्लास की परीक्षा पास कर लेती है। उस शादी को 3 साल हो जाते हैं और इसी अंतराल में उनको 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी हो जाती है। उसके बाद 2013 में ही CRPF के फॉर्म निकलते हैं, उन फॉर्मों को भर दिया जाता है और ये जो पूनम जाट होती है ये उस परीक्षा को पास कर लेती है, फिजिकल परीक्षा को भी पास कर लेती है और ये CRPF में नियुक्त हो जाती है। अब नियुक्त होने के बाद इसकी ड्यूटी है कई जगह, कई एयरपोर्टों पर होती है, कभी कई बार कहीं और हो जाती है। इसी तरह से ये बदलती रहती है और 2013 के बाद साल 2021 आ जाता है और इसी दौरान में इनको एक और बेटा हो जाता है, यानी कि 3 बच्चे इस पूनम के हो जाते हैं। 2021 में श्रीनगर एयरपोर्ट पर इसकी तैनाती होती है और वहाँ पर इसकी मुलाकात राम प्रताप गुर्जर से होती है, जो राजस्थान के अलवर के बंसुर कस्बा के लिकड़ी का रहने वाला होता है। अब उससे मुलाकात होने के बाद इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, एक दूसरे के साथ ये बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ने लगता है, एक दूसरे के साथ ये प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और ये फिर एक फ़ैसला लेते हैं और ये दोनों के दोनों अपना अपना एक नया मोबाइल लेते हैं, उसमें नई सिम लेते हैं। बस एक दूसरे के लिए ही वो मोबाइल होते हैं। जो ये राम प्रताप गुर्जर होता है ये भी CRPF का ही जवान होता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे
जैसे कि ये दोनों पति पत्नी हो। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और साल 2023 आ जाता है। 2023 में पूनम जाट का ट्रांसफ़र हो जाता है और इसे दिल्ली भेज दिया जाता है। ये दिल्ली के सेक्टर 8 में द्वारका मेट्रो स्टेशन है, उस पर इसकी नियुक्ति हो जाती है। जो इसका बॉयफ्रेंड होता है, इसका दोस्त होता है राम प्रताप गुर्जर, उसकी नागालैंड में नियुक्ति हो जाती है। वो नागालैंड चला जाता है और धीरे धीरे इनकी फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगती है। इनका वाक़या होता है जब पूनम जाट अपनी ससुराल पहुंच जाती है। रात को करीब 9:30 बजे का वक्त होता है। ये अलग कमरे के बाहर जाती है और वहां जाकर उसी दूसरे फ़ोन से बातचीत करने लगती है। इधर जो इसकी छोटी बहनें होती हैं वो भी इसकी बातचीत को सुन लेती हैं। इसके पति संजय जाट को बताया जाता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता है। संजय जाट उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैंने तेरे साथ में क्या कमी की है, तू जो इस तरह के गुल खिला रही है, तू दूसरे लड़के के साथ बातचीत कर रही है। यहाँ पर जो पूनम होती है वो कहती है कि ये मेरा मुँह बोला भाई है और ये राजस्थान के अलवर का रहने वाला है, इसमें आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने भाई के साथ बातचीत करती हूँ। उस दिन तो वो बातचीत आई गई हो जाती है। उस समय और बीतता है। 1-2 दिन के बाद दोबारा वो पूनम उस अपने आशिक से बातचीत करती है और बातचीत इस कदर होती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जब इसकी छोटी बहनें उस बातचीत को सुनती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध भी आता है कि ये 3 बच्चों की माँ है, अपने पति के होते हुए ये दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह की बातचीत कैसे कर सकती है। इस सब के बारे में फिर संजय जाट को बताया जाता है। संजय जाट और पूनम जाट के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है, पूनम जाट का जो गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर पूनम जाट यहाँ से अपनी ड्यूटी के लिए दिल्ली रवाना हो जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है और फिर यहाँ से वक्त का पहिया इस तरह से घूमता है। जो पूनम जाट होती है वो अपने पति को रास्ते से हटाने का निर्णय ले लेती है और वो अपने बॉयफ्रेंड राम प्रताप को वापस बुलाती है। वो नागालैंड से छुट्टी लेकर अपने गांव आ जाता है और गांव गाड़ी लेता है और गाड़ी लेकर दिल्ली पहुंच जाता है। इधर पूनम प्लान के तहत ही अपने पति को 31 जुलाई 2023 को अपने पास बुलाती है कि तुम मेरे से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाओ, काफ़ी दिन हो चुके हैं। फिर जो पूनम का पति होता है संजय जाट वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। जो इस संजय का पिता होता है मनीराम, वो संजय के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि बेटा तुम कहाँ हो। बेटे का जवाब आता है कि पिताजी मैं बस मेट्रो में पहुंच गया हूं और मैं जल्द ही सेक्टर 8 पहुंचने वाला हूं, मैं जल्द ही पूनम से मुलाकात कर लूँगा। उससे ही पूनम का पति पूनम के पास सेक्टर 8 मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है तो पूनम उससे उस टाइम मिलती नहीं, उससे कहती है कि थोड़ी देर आप बाहर इंतज़ार करो। तुरंत ही वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी में एक कांस्टेबल बैठा होता है जिसका नाम राम प्रताप गुर्जर होता है। अब जैसे ही अब तुरंत ही पूनम जाट अपनी एक सहेली को अपनी जगह पर खड़ी कर कर वहाँ से बाहर निकल कर आती है और उस गाड़ी के अंदर चली जाती है। जब पूनम जाट का पति संजय जाट अपनी पत्नी को देखता है तो पत्नी एकदम से धक्का मारकर उसे गाड़ी के अंदर धकेल देती है। अब पति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता, पतने लगता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इधर पीछे से जो इसका बॉयफ्रेंड होता है राम प्रताप गुर्जर वो भी ड्रेस में होता है, उसे पकड़ लेता है और अंदर गाड़ी की तरफ खींच लेता है और इसके गले को दबाने लगते हैं। इसकी पत्नी इसके ऊपर बैठ जाती है और तब तक गले को दबा कर रखती है जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। वहीं पर तड़पा तड़पा कर इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर जो राम प्रताप गुर्जर होता है इसे अगली सीट पर बैठाता है और वहाँ से 180 किलोमीटर दूर बंसूर विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके पास जाता है और वहाँ जाकर एक 2.5 से 3 फीट का गड्ढा खोदता है। उस गड्ढे के अंदर इस डेड बॉडी को दफना देता है और उसके बाद चुपचाप वहाँ से अपने घर अपने गांव चला जाता है। और होती है पूनम जाट, उससे फ़ोन पर बातचीत करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा काम हो चुका है। जो पूनम जाट होती है वो भी अपनी नौकरी अच्छे से करने लगती है। इधर जो संजय जाट का पिता होता है मनीराम वो अपनी बेटे की बहू के पास फ़ोन करता है क्योंकि उसके बेटे का फ़ोन नहीं लग रहा होता। पूछता है कि बेटा क्या तुम्हारे पति यहाँ पर आए हैं? तो यहाँ पर पूनम कहती है कि नहीं पिताजी, यहाँ पर तो वो नहीं आए, पता नहीं वो कहाँ रह गए। मैं छुट्टी लेने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है। उसके बाद 2 अगस्त आ जाता है। 2 अगस्त को जो पिता होता है वो दिल्ली का रुख करता है और दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली पहुंचकर अपनी बेटे की बहू पूनम जाट से
मिलता है, उससे कहता है कि तुम्हें छुट्टी क्यों नहीं मिल रही, तुम्हें अपने पति को ढूंढना चाहिए, तुम्हारा पति 2-3 दिन से गायब है, तुम्हें जरा सी भी चिंता नहीं है। इस पर जो पूनम जाट होती है वो यही कहती है कि पिताजी मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है, मैं कई बार छुट्टी के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। उसके बाद जो पिता होता है मनी राम इस पूनम जाट के सीईओ के पास पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि साहब हमारा बेटा गायब हो चुका है और तुम पूनम को छुट्टी नहीं दे रहे। इस पर सीईओ कहने लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो पूनम आई ही नहीं। अब पिता को बहुत ही ज़्यादा शक होने लगता है और पूनम को लेकर अपने गांव में पहुंच जाता है और वहीं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर 4 अगस्त 2023 को मामला दर्ज करा देता है और मामला भी अपने बेटे की बहू के खिलाफ कराता है कि मुझे इसी के ऊपर शक है। फिर पुलिस पूनम को गिरफ्तारी में लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब अपने रवैये से पूछताछ करती है तो पूनम थोड़ी देर में टूट जाती है और सारा वाक्य रटे रटाए तोते की तरह बताने लगती है कि हाँ हमने ही इस अपने पति को मौत के घाट उतारा है। इसमें मेरा साथ देने वाला मेरा बॉयफ्रेंड है जिसका नाम राम प्रताप गुर्जर है, जो राजस्थान के अलवर के बंसुर कस्बा के लिकड़ी का रहने वाला है। अब पुलिस तुरंत ही उसके पास भी पहुंच जाती है, उसे भी अपनी अरेस्ट में लेती है और फिर इनसे पूछती है कि वो डेड बॉडी कहाँ है। उसके बाद जो राम प्रताप गुर्जर होता है उस जगह पर लेकर जाता है, वहाँ से उस डेड बॉडी को निकाला जाता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बदबू हो जाती है। उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उससे साफ खुलासा होता है कि इसका गला दबाकर पहले इसकी हत्या की गई है, उसके बाद इसे दफनाया गया है। दोस्तों पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और इन दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। इनके खिलाफ वो सारे सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, इनको बहुत बड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। उसके बाद पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि जो ज्योति मौर्य होती है उससे भी एक ये बड़ा कारनामा आपके सामने देखने को मिल जाता है। ज्योति मौर्य का पति तो उसे पढ़ा लिखा कर इस तरह से एसडीएम बनाता है और एसडीएम बनाने के बाद उसे छोड़कर वो भी दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाती है। वो भी अपने पति को मरवाना चाहती थी लेकिन वो मरने से पहले बच जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पति अपनी पत्नी को जो 9वीं क्लास में पढ़कर आई थी उसे 12वीं क्लास कराता है, उसके बाद उसे कोचिंग दिलाता है और उसे सीआरपीएफ का जवान बना देता है। और उसके बाद उसकी पत्नी 3 बच्चों के होते हुए बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को सदा सदा के लिए रास्ते से हटा देती है। तो दोस्तों ऐसी पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद कुछ लोगों में डर की भावना पैदा हो रही है, क्योंकि कुछ लोग जो अपनी पत्नियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहते हैं, पहले ही ज्योति मौर्य के केस से वो इस तरह से डरने लगे हैं, वो अपनी पत्नियों को वापस तक बुला लेते हैं। लेकिन जब एक नया केस और उनके सामने आ जाता है तो लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो जाता है। उन्हें भी डर लगने लगता है कि कहीं तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ ऐसा ना कर दे। लोग बाग अपनी पत्नियों को वापस पढ़ाई से उन्हें पढ़ाई को छुड़ाकर अपने घर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी क्या विचार है? आपके जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,